हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री नोट्स हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईएएस पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अतः आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इसमें राष्ट्र। अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या होता है। दोस्तों, अर्नेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी महान दार्शनिक थे। उन्होंने राष्ट्र की एक व्यापक परिभाषा दी है। उनके अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना। अतीत मीन्स दोस्तों पास्ट होता है, भूतकाल। और वर्तमान में समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा। और राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। तो कुछ इस तरह से अर्नेस्ट रेनर ने राष्ट्र को परिभाषित किया। काफी व्यापक परिभाषा उन्होंने दी। इसके बाद आता है राष्ट्रवाद। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने में राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र प्रतीक, राष्ट्रगान आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, एक नाम आता है नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक बहुत ही महान सैनिक हुए हैं उस टाइम के। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्य से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया था। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल की। उसने फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की जिसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है। नेपोलियन का शासनकाल। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उसने प्रजातंत्र को हटाकर वहां पर राजतंत्र की स्थापना की। और नेपोलियन के समय ही व्यापार, आवागमन और संचार में बहुत ज्यादा विकास हुआ। राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दिया। 1844 की नेपोलियन संहिता, जिसको नागरिक संहिता भी कहा जाता है, इसके क्या प्रावधान थे। इसे 2804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। 2804 की संहिता की विशेषताएं क्या क्या थीं। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्ति की और कानून के सामने समानता और संपत्ति को के अधिकार को सुरक्षित किया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और किसानों के भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दी। और शहरों में काम शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। दोस्तों, इसके बाद बात आती है उदारवाद की। उदारवाद क्या था दोस्तों? उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म, अर्थात ये लैटिन भाषा के मूल शब्द लिबर से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष समानता। इसके बाद निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या होता है? निरंकुशवाद होता है एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं तानाशाह
या फिर राजतंत्र, जो राजा करता है वही ठीक होता है, उस पर किसी का अंकुश नहीं होता, इसको निरंकुशवाद कहा जाता है। और इसके बाद आता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है? यह एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने या फिर अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। और एक नया शब्द है यूटोपिया, इसको हिंदी में कहते हैं कल्पनादर्श। यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसको कहा जाता है यूटोपिया। रूमानीवाद। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, इसको रूमानीवाद कहा जाता था। रूमानी कलाकारों तथा कवियों ने अ, तर्क, वितर्क और विज्ञान पर बल देने के स्थान पर अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि मतलब अपनी सूझबूझ और रहस्यवादी भावनाओं पर बल दिया। वह एक सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझे सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का धर्म बनाना चाहते थे। जुंकर्स। जुंकर्स क्या होते थे? प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम है जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। दोस्तों, अब बात आती है राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे, सबसे पहला कारण था निरंकुश शासन व्यवस्था। दूसरा, उदारवादी विचारों का प्रसार होने लगा था। तीसरा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा बुद्धिजीवी लोगों ने दिया था। और शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका इसमें अहम योगदान है। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास ये किस तरह से हुआ? यूरोप में क्या क्या मुख्य घटनाएं घटी? सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, फिर उसके बाद नागरिक संहिता लागू हुई 1804 ईस्वी में, फिर वियना की संधि हुई 1815 ईस्वी में, और उदारवादियों की क्रांति हुई 1848 में। जर्मनी का एकीकरण हुआ 1866 से लेकर 1871 में, और फिर इटली का एकीकरण हुआ 1859 से लेकर 1871 में। तो अब बात करेंगे यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं सदी के पहले कैसी थी। तो यूरोपियन समाज असमान रूप से दो वर्गों में विभाजित था। उच्च वर्ग जिसको कुलीन वर्ग कहा जाता है, और निम्न वर्ग जिसको कृषक वर्ग। इसमें कृषक वर्ग आते थे निम्न वर्ग में, और उच्च वर्ग में कुलीन वर्ग आते थे। उच्च वर्ग कुलीन वर्ग में क्या था? कम जनसंख्या थी, उच्च वर्ग और वर्चस्व जमाने वाला वर्ग था। जमींदार यानी ढेर सारे खेतों के मालिक थे ये लोग, और सभी अधिकार इनको दिए जाते थे। निम्न वर्ग कृषक वर्ग जो था, इसमें क्या था? अधिक जनसंख्या थी इसमें, निम्न वर्ग था, जमीनहीन यानी जमीन थी नहीं, या तो जमीन नहीं थी, और या फिर किराए पर रहते थे, किराए पर जमीन करते थे, और किसी भी प्रकार के अधिकार इनको नहीं दिए जाते थे। यानी यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित था। और 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग इसमें जुड़ गया, नया मध्य वर्ग। नया मध्य वर्ग में कौन लोग थे? इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति और व्यापारी आदि। पढ़े लिखे होने के नाते इन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्र की राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्र की क्या विशेषताएं थी? एक, उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। इसकी वजह से 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई, और इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण यानी चीजों और पूंजी के आवागमन पर था उसे खत्म कर दिया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच के नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं कर पाया। और इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जॉल बेराइन। जितने भी शुल्क अवरोध थे उन्हें समाप्त कर दिया गया था। मुद्राओं की संख्या दो कर दी गई थी, पहले 30 से ज्यादा थी। और नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते थे। जॉल बेराइन क्या था? यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया था, और मुद्राओं की संख्या दो कर दी गई थी, जो कि पहले 30 से भी अधिक थी, 30 नहीं 30 से अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। यूरोप में राष्ट्रवाद
यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। सबसे पहले इसमें मुख्य घटना फ्रांसीसी क्रांति होती है। और फ्रांसीसी क्रांति को हम जानेंगे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिनमें जिनसे फ्रांसीसी लोगों ने एक सामूहिक पहचान का मतलब राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। और बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 2804 की नागरिक संहिता के नाम से जाना गया। और इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता के से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े हुए थे। सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम। सामूहिक पहचान मीन्स राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया और फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सबको समान कानून का अनुभव हो। आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा माप की भार और माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा भी प्रदर्शन के रूप में क्लब का गठन किया गया, जिसका नाम जिनका नाम दिया गया था जैकोबिन क्लब। फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर भेज अम, हर विदेश क्षेत्र में भेजे गए, जिससे राष्ट्रवादी भावना और बढ़ती चली गई। फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में अपने सैनिक भेजे, जिससे राष्ट्रवाद की भावना और बढ़ती गई। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या थी। नंबर 1, संविधान आधारित शासन। दूसरा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा। नेशनल असेंबली का गठन। आंतरिक आयात निर्यात का शुल्क समाप्त कर दिया गया। माप तोल की समान व्यवस्था लागू की गई और फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। अब आता है एक नया शब्द, रूढ़िवाद। दोस्तों, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। यानी कि ये वो लोग थे जो कि यूरोप में हो रहे बदलावों का विरोध कर रहे थे और ये अपनी पुरानी परंपराओं पे बने रहना चाहते थे। तो 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सबको खत्म कर दिया, जिसके लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम था वियना समझौता या वियना संधि। वियना कांग्रेस जानेंगे। 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठे हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी। इसको वियना कांग्रेस कहा गया। संधि के तहत मुख्य 3 निर्णय लिए गए। क्या क्या निर्णय लिए गए। पहला, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिया गया ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार न कर सके। पहला क्या किया गया। पहला, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार न कर सके। और दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। तीसरा तीसरा राजतंत्र को जारी रखा गया, यानी प्रजातंत्र को हटा दिया गया और राजतंत्र को जारी रखा गया। 1815 की वियना संधि की विशेषताएं क्या थी। फ्रांस में बुर्बो वंश की प्रतिस्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य, क्योंकि दोस्तों फ्रांस में बुर्बो राजवंश को समाप्त कर दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा,
लेकिन 1815 की वियना संधि में इसको दोबारा से स्थापित कर दिया गया और इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक हेतु नए राज्यों की स्थापना कर दी गई। यूरोप में क्रांतिकारी। यूरोपियन सरकार के इन सारे निर्णय के विरोध में क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया, जिनका मुख्य लक्ष्य क्या था? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, दूसरा वियना संधि का विरोध करना और तीसरा स्वतंत्रता के लिए लड़ना। ये तीन उनके मुख्य लक्ष्य थे। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 को कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। इसके कारण थे जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, लोग गांव से शहर की ओर रुख कर गए थे और बेरोजगारी में वृद्धि हुई थी, गरीबी में वृद्धि हुई थी। इसलिए 2830 को कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। और इसी साल के दौरान फसल बर्बाद हो गई, जिससे खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी और छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद होने लगी। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी, इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए और जगह जगह अवरोध लगाया गया, जिससे जिसे कृषक विद्रोह के नाम से जाना गया, जिसने यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया। गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव। क्या क्या बदलाव हुए गणतंत्र बनने के बाद? 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए और इन सभी से धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी। अब दोस्तों बात करेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण किस तरह से होता है, किस तरह से इनका एकीकरण होता है। पहले बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी का एकीकरण 1848 ईस्वी में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु ऐसा वो नहीं कर पाए, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी। उसके बाद प्रसा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वे जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। उस समय प्रसा का मुख्यमंत्री ओटोमन बिस्मार्क था। प्रसा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रसा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। नए जर्मन साम्राज्य में मुद्रा, बैंकिंग और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। इटली का एकीकरण। इटली पहले 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जूसेपे मेत्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए और 1859 में ने फ्रांस से सार्डिनिया, पीडमोंट ने फ्रांस ने एक चतुर कूटनीतिक कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया और 1861 ईस्वी में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। इटली एकीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए हमें 3 लोगों पर विचार करना होगा: ज्यूसेप्पे मेत्सिनी और काउंट कैमिलो दे कावूर और ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, इनका जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे। 24 साल की युवावस्था में लिगोरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया था। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप, ये मार्सेई में था और दूसरा बर्न में था यंग यूरोप। तो मैसिनी द्वारा
राजतंत्र का जोरदार विरोध और उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया। मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। दूसरा है काउंट कैमिलो दे काबूर। सार्डिनिया पीडमोंट का मुख्यमंत्री था, प्रमुख मंत्री था ये, और इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। हालांकि वह स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे काबूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका और इटली का एकीकरण संभव हो सका। तीसरा है जूसेपे गैरिबाल्डी। वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। 1860 ईस्वी में वे इटली, दक्षिण इटली और दो सिलसिलों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। अब दोस्तों बात आती है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद की। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अब तो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी के से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्रीय राज्य नहीं था। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारा समाज था, जिसे नृजातीय कहते थे। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों एवं द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। 1688 ईस्वी में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया और 1707 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया। 1798 में असफल विद्रोह के बाद 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। अब आती है बाल्कन समस्या। बाल्कन भौगोलिक और नृजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया और सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था और बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रूमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई थी और एक के बाद एक उसने अधीन उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी थी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज्यादा इलाके की चाह रखता था। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिससे यह समस्या गहराती चली गई और जिस कारण यहाँ पे विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। साम्राज्यवाद। दोस्तों, जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है, आर्मी और अन्य साधन का प्रयोग करके, उसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। राज्य की दृश्य कल्पना। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया था जैसे राष्ट्र कोई व्यक्ति हो। तो राष्ट्र को नारी के वेश में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी का रूप चुना गया, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया था। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई थी और फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया और इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। यानी जर्मन में जर्मेनिया के नाम से और फ्रांस में मारियाना के नाम से उसको रूप दिया गया। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का क्या योगदान रहा? राजनीतिक संगठनों का निर्माण महिलाओं ने किया।
समाचार पत्रों का प्रकाशन महिलाओं द्वारा किया गया, और मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष महिलाओं द्वारा किया गया, और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में हिस्सा क्रांतिकारी महिलाओं द्वारा लिया गया। दोस्तों आप जानेंगे इसमें विभिन्न प्रतीक चिन्ह और उनके अर्थ क्या क्या थे उस दौरान, जो विभिन्न घटनाएं घटी उनके दौरान जो प्रतीक चिन्ह यूज किए जाते थे उनके क्या क्या अर्थ होते थे। जैसे टूटी हुई बेड़ियां प्रतीक होता था आज़ादी मिलने का, और बाज छाप वाला कवच ये प्रतीक होता था जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति का। बलूत पत्तियों का मुकुट होता था वीरता का प्रतीक, और तलवार होता था मुकाबले का प्रतीक, मुकाबले की तैयारी का प्रतीक। और तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली शांति की चाह, और काला लाल और सुनहरा तिरंगा उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा होता था। और उगते हुए सूर्य की किरणें एक नए युग की शुरुआत की प्रतीक होती थी। तो दोस्तों अ, इस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर डिस्कस किया। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।